नमस्ते। केंद्रीय बजट 2026-27 यूनियन बजट 2026-27 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया ये बजट विकास, स्थिरता और लोक कल्याण के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। यहाँ 2026 के बजट के प्रमुख लाभों और अपेक्षाओं का एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. बजट 2026 की व्यापक रूपरेखा, जनरल ओवरव्यू। इस वर्ष के बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख रुपए करोड़ रखा गया है। सरकार ने मुख्य रूप से 3 कर्तव्यास पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला कर्तव्य, गरीबों, वंचितों और पिछड़ों को प्राथमिकता देना। दूसरा कर्तव्य, आर्थिक विकास को गति देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। तीसरा कर्तव्य, भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव रखना, फिस्कल डिसिप्लिन। प्रमुख आंकड़े, की फिस्कल फिगर्स। विषय, अनुमान 2026-27, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। जीडीपी का 4.3%। पूंजीगत व्यय, कैपेक्स 12.2 लाख रुपए करोड़। कुल बजट आकार 53.5 लाख रुपए करोड़। कर्ज जीडीपी अनुपात 55.6%। 2. आयकर और मध्यम वर्ग के लिए लाभ, टैक्स और मिडिल क्लास। आम करदाताओं के लिए यह बजट निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। इनकम टैक्स स्लैब, पुरानी और नई कर व्यवस्था, टैक्स रिजीम के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नया आयकर अधिनियम 2025 अब 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रहा है, जिससे कर प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। आईटीआर फाइलिंग में राहत, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई बनी रहेगी, लेकिन संशोधित रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। विदेश यात्रा पर राहत, विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% और 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। इससे विदेश घूमना सस्ता होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। 3. बुनियादी ढांचा और रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज। पूंजीगत व्यय, कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ करना यह दर्शाता है कि सरकार का पूरा ध्यान सड़कों, पुलों और रेलवे के आधुनिकीकरण पर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दानकुनी पूर्व से सूरत पश्चिम तक एक नए माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है। उड़ान योजना, 125 नए शहरों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के अगले चरण की शुरुआत होगी। पर्यटन विकास, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे आध्यात्मिक केंद्रों के बुनियादी ढांचे के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सीप्लेन और जलमार्ग, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और सीप्लेन संचालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 4. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर। किसानों के लिए तकनीक और स्थिरता पर जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य। सैंडलवुड, चंदन की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां। पशुपालन, पशु चिकित्सा कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण के लिए पूंजी सब्सिडी। मछली पालन, एक्वा पार्कों की स्थापना और समुद्री निर्यात को बढ़ावा। 5. एमएसएमई और रोजगार, एमएसएमईएस और जॉब्स। छोटे उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। एसएमई विकास निधि, एमएसएमईएस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित। बायोफार्मा शक्ति, घरेलू स्तर पर दवाओं के उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा को सुगम बनाया गया है। 6. स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन। कैंसर की दवाएं, 17 कैंसर रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी हटा दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा। नए एआईएम्स, देश में 3 नए एम्स, एआईआईएम्स और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने का प्रस्ताव है। रिसर्च फेलोशिप, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। 7. शेयर बाजार और निवेश, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। निवेशकों के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए गए हैं। एसटीटी में वृद्धि, फ्यूचर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना है। LTC GSTCG लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो निवेशकों को स्थिरता प्रदान करता है। निष्कर्ष और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस vs रियलिटी। बजट 2026-27 से उम्मीद थी कि शायद 80C की लिमिट, जो 1.5 लाख रुपए है, बढ़ाई जाएगी या होम लोन के ब्याज पर छूट 2 लाख रुपए में वृद्धि होगी, लेकिन सरकार ने राजकोषीय विवेक, फिस्कल प्रूडेंस को चुनते हुए करों में बड़ी कटौती के बजाय बुनियादी ढांचे और निवेश पर पैसा खर्च करना बेहतर समझा। यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जहां ध्यान केवल सब्सिडी पर नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। बिल्कुल, बजट 2026-27 में रक्षा, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, टेक और रियल एस्टेट जैसे स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सुरक्षा स्थितियों और विकसित भारत के डिजिटल विजन ने इन क्षेत्रों की दिशा तय की है। यहाँ इन तीनों क्षेत्रों पर बजट के प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, शक्ति और आत्मनिर्भरता। रक्षा बजट में इस साल 15% की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल आवंटन 7.85 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक हथियारों और तकनीक के लिए 2.19 लाख रुपए करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और नई पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। सीमा सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और उन्नत निगरानी प्रणालियों, सर्वेलेंस सिस्टम्स पर खर्च बढ़ाया गया है। MRO हब, विमानों के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे भारत में ही विमानों की मरम्मत और रखरखाव, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू रक्षा उत्पादन, मेक इन इंडिया के तहत निजी कंपनियों और MSMEs को रक्षा पुर्जे बनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2. टेक्नोलॉजी और AI, टेक और AI, डिजिटल क्रांति 2.0। सरकार अब टेक्नोलॉजी को केवल एक टूल नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का इंजन मान रही है। भारत विस्तार AI-2 ये एक बहुभाषीय AI टूल है जो विशेष रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। ये मौसम, फसल की बीमारियों और बाजार की कीमतों का सटीक अनुमान देगा। ऑरेंज इकोनॉमी, गेमिंग, एनिमेशन, AVGC और क्रिएटिव टेक को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक विशेष संस्थान की घोषणा की गई है। AI पावर्ड एजुकेशन, 15,000 माध्यमिक स्कूलों में AI लैब्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कोर्स शुरू किए जाएंगे। डेटा सेंटर और क्लाउड, भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाने के लिए डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को टैक्स में रियायतें दी गई हैं। 3. रियल एस्टेट, घरों का सपना और पारदर्शिता। रियल एस्टेट के लिए यह बजट विश्वास और विकास पर आधारित है। अफोर्डेबल हाउसिंग, सरकार ने 45 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को संशोधित करने के संकेत दिए हैं ताकि टियर 1 शहरों में भी सस्ते घरों पर सब्सिडी मिल सके। एसेट मोनेटाइजेशन, पुरानी सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज, बेचकर या लीज पर देकर किया जाएगा और उस पैसे को नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले बैंकों और निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए ये नया फंड बनाया गया है। इससे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। छोटे शहरों, टियर 2/3 का विकास, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है। प्रमुख आवंटन एक नज़र में। क्षेत्र आवंटन, मुख्य कदम। प्रभाव, रक्षा 7.85 लाख रुपए करोड़, बेहतर सैन्य शक्ति और विमान निर्माण, हब, टेक्स/AI, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म, स्मार्ट खेती और 10 लाख डिजिटल नौकरियां। रियल एस्टेट 12.2 लाख रुपए करोड़, इंफ्रा खर्च, घरों की मांग में वृद्धि और बेहतर कनेक्टिविटी। बजट 2026-27 के बाद आम जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। जहां नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए कुछ व्यावहारिक राहतें दी गई हैं, वहीं शेयर बाजार में सक्रिय निवेशकों के लिए यह बजट थोड़ा भारी रहा है। यहां आम जनता के लिए बजट के फायदे, बेनिफिट्स और अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस का सारांश दिया गया है। 1. आम जनता और नौकरी पेशा के लिए प्रमुख फायदे। आयकर में सरलता, नया आयकर अधिनियम 2025 अब 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स फॉर्म और नियमों को इतना सरल बनाना है कि आम नागरिक बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के खुद टैक्स फाइल कर सके। मध्यम वर्ग को बचत, नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए
स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा बचेगा। सस्ता इलाज। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही दुर्लभ बीमारियों रेयर डिजीजेस के लिए भी आयात शुल्क में छूट दी गई है, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा। विदेश यात्रा और पढ़ाई। विदेश टूर पैकेज और विदेश में शिक्षा इलाज के लिए पैसे भेजने पर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% - 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। सस्ती चीज़ें। लेदर के जूते चप्पल, कपड़े, समुद्री उत्पाद, सी फूड और माइक्रोवेव ओवन जैसी वस्तुएं सस्ती होने की उम्मीद है, क्योंकि इनके कच्चे माल पर शुल्क घटाया गया है। 2. क्या महंगा हुआ और कहां लगी चोट? शेयर बाजार और ट्रेडिंग। सट्टेबाजी कम करने के लिए फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। नशा महंगा। चबाने वाले तंबाकू और सुगंधित तंबाकू जार्डा पर टैक्स बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। शराब। मानव उपभोग वाली शराब पर भी कुछ शुल्क में बदलाव किए गए हैं। 3. जनता की अपेक्षाएं बनाम हकीकत। एक्सपेक्टेशंस vs रियलिटी। जनता की मांग एक्सपेक्टेशंस। बजट में क्या मिला? आउटकम 80C की सीमा बढ़ाना, 1.5 लाख रुपए की बचत सीमा में वृद्धि। कोई बदलाव नहीं। सरकार का ध्यान नई टैक्स व्यवस्था पर है। होम लोन राहत, ब्याज पर 2 लाख रुपए से ज्यादा की छूट। कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई। महंगाई पर लगाम, रोजमर्रा की चीजों के दाम कम करना। बुनियादी ढांचे पर निवेश से लॉन्ग टर्म राहत की उम्मीद। रोजगार, युवाओं के लिए नई नौकरियां, कौशल विकास, स्किलिंग और खेलो इंडिया मिशन पर जोर। 4. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं जो सीधे आपको प्रभावित करेंगी। डिजिटल खेती, भारत विस्तार, किसानों के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म जो उनकी स्थानीय भाषा में खेती की सलाह देगा। हाई स्पीड रेल, 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर से यात्रा का समय घटेगा। स्वास्थ्य, 3 नए आयुर्वेदिक AIMs और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। निष्कर्ष, आम जनता के लिए यह बजट सुविधा और सरलता पर केंद्रित है। सरकार ने सीधे तौर पर बड़ी नकदी देने के बजाय टैक्स प्रक्रियाओं को आसान बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर ध्यान दिया है। हालांकि शेयर बाजार के निवेशकों और पुरानी टैक्स व्यवस्था ओल्ड रेजीम के समर्थकों के लिए इसमें बहुत कुछ खास नहीं था। बिल्कुल। बजट 2026-27 के नए नियमों के अनुसार करदाताओं को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रेजीम के स्लैब और सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप अपनी वार्षिक आय बताते हैं तो मैं सटीक गणना कर सकता हूं। फिलहाल बजट 2026 के आधार पर कुछ प्रमुख आय वर्गों के लिए टैक्स की स्थिति नीचे दी गई है। बजट 2026, नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रेजीम के स्लैब। इस साल बजट में 4 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह करमुक्त रखा गया है। वार्षिक आय, टैक्सेबल इनकम, टैक्स दर प्रतिशत 0 रुपए से 4 लाख रुपए, 0 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए, 5%, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए, 10%, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए, 15%, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए, 20%, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए, 25%, 24 लाख रुपए से ऊपर, 30%। आपकी बचत का अनुमान, टैक्स सेविंग्स गाइड। 12.75 लाख रुपए तक की आय, वेतनभोगी बचत। इस बजट के बाद अगर आपकी कुल वार्षिक आय 12.75 लाख रुपए तक है तो आपको 0 रुपए टैक्स देना होगा। कैसे? 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपकी कर योग्य आय 12 लाख रुपए बचती है, जिस पर 60,000 रुपए की रिबेट सेक्शन 87A मिलकर टैक्स 0 हो जाता है। 2. 15 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगभग 97,500 रुपए से सहित। फायदा, पिछले सालों की तुलना में स्लैब के विस्तार के कारण आपको यहां भी अच्छी बचत होगी। 3. 20 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगभग 1.92 लाख रुपए से सहित। बजट 2026 की कुछ खास बातें। स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह 75,000 रुपए बरकरार रखा गया है। नया आयकर अधिनियम 2025, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स फाइल करना और भी आसान हो जाएगा। रिवाइज रिटर्न, अब आप अपना रिटर्न 31 मार्च तक संशोधित रिवाइज कर सकते हैं।
अपनी सटीक टैक्स बचत जानने के लिए कृपया नीचे दी गई जानकारी दें। 1. आपकी अनुमानित वार्षिक आय एनुअल सैलरी इनकम कितनी है? 2. क्या आप किसी पुरानी कटौती जैसे 80C, HRA या होम लोन ब्याज का लाभ लेते हैं? चूंकि बजट 2026 में सरकार का पूरा जोर नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने पर है, इसलिए यहाँ एक तुलना दी गई है जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। 1. पुरानी कटौती ओल्ड रेजीम vs नई व्यवस्था न्यू रेजीम। यदि आप 80C जैसे LIC, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, HRA, घर का किराया और होम लोन के ब्याज सेक्शन 24B का बड़ा लाभ लेते हैं तो अक्सर पुरानी व्यवस्था बेहतर होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। वार्षिक आय 15 लाख रुपए। मद पर्टिकुलर्स। पुरानी व्यवस्था ओल्ड, नई व्यवस्था न्यू 2026। कुल आय 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। 75,000 रुपए। 80C कटौती 1,50,000 रुपए। लागू नहीं। होम लोन ब्याज 2 लाख रुपए। लागू नहीं। कर योग्य आय 11 लाख रुपए। 14,25,000 रुपए। कुल टैक्स लगभग 1,48,200 रुपए। 97,500 रुपए। नोट: इस उदाहरण में नई व्यवस्था के तहत टैक्स काफी कम बन रहा है। बजट 2026 के स्लैब इतने आकर्षक बनाए गए हैं कि अब अधिकांश लोगों को पुरानी कटौती छोड़कर नई व्यवस्था अपनाना फायदेमंद लग रहा है। 2. आपके लिए कस्टमाइज्ड कैलकुलेशन। अपनी बचत जानने के लिए बस मुझे ये 3 आंकड़े बता दीजिए। 1. आपकी कुल सालाना आय ग्रॉस सैलरी बिजनेस इनकम। 2. आप कितना निवेश ATC करते हैं। 3. आपका होम लोन ब्याज और सालाना किराया HRA कितना है। 3. बजट 2026 का विशेष लाभ। इस साल के बजट में एक और अच्छी बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स बिल्कुल शून्य हो गया है, रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर। बजट 2026-27 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा रोड मैप लेकर आया है। सरकार का मुख्य फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों EV की लागत कम करने और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बजट के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. इलेक्ट्रिक वाहन EV और बैटरी टेक्नोलॉजी। इस बजट में EV इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे बड़े कदम उठाए गए हैं। लिथियम आयन बैटरी राहत, लिथियम आयन सेल बनाने वाली मशीनों, कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी में छूट को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही लिथियम ऑक्साइड और कार्बोनेट जैसे कच्चे माल पर ड्यूटी 7.5% से घटाकर 0% कर दी गई है। सस्ती होंगी EV कारें। बैटरी निर्माण की लागत कम होने से उम्मीद है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन 10-15% तक सस्ते हो सकते हैं। PMEDRIVE योजना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। बैटरी रिसाइकलिंग, पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल करने वाली कंपनियों को PLI स्कीम के तहत नए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक परिवहन। 4,000 नई ई-बसें ई-बसेस पूर्वोदय राज्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए 4,000 नई इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। हाईवे और फ्रेट कॉरिडोर 12.2 लाख रुपए करोड़ का कुल पूंजीगत व्यय कैपेक्स नए एक्सप्रेसवे और माल ढुलाई गलियारों पर खर्च होगा। इससे भारी वाहनों ट्रक्स एंड CVS की मांग बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। चार्जिंग स्टेशन शहरी क्षेत्रों और फ्रीट कॉरिडोर पर चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क बनाने के लिए निजी क्षेत्र को रियायतें दी गई हैं। 3. पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। रेयर अर्थ मैग्नेट्स EV मोटरों में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के घरेलू उत्पादन के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। इससे चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए PLI स्कीम में तेजी लाई जाएगी, जिससे कारों की वेटिंग पीरियड कम करने में मदद मिलेगी। टायर और रबर और टायर बनाने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है, जिससे टायर की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। 4. आम जनता के लिए क्या बदला। श्रेणी बजट का प्रभाव। इलेक्ट्रिक कार/स्कूटर सस्ते होंगे बैटरी शुल्क घटने के कारण। पेट्रोल डीजल गाड़ियां
कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से माइलेज में सुधार की उम्मीद। एक्सीडेंट मुआवजा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। हाइब्रिड कारें, इनके लिए अलग से बड़ी राहत की मांग थी, जो फिलहाल पूरी नहीं हुई है। 5. ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रमुख घोषणाएं एक नज़र में। 12.2 लाख रुपए करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल खर्च, जो ऑटो सेक्टर की मांग को बढ़ाएगा। मार्च 2028। लिथियम आयन सेल पुर्जों पर रियायती ड्यूटी की नई समय सीमा। 0% ड्यूटी लिथियम, तांबा और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर। निष्कर्ष, बजट 2026 उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ईवी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं। सरकार ने संकेत दे दिया है कि भविष्य बिजली से चलने वाली गाड़ियों का ही है। हालांकि एंट्री लेवल पेट्रोल कारों और टू व्हीलर्स पर जीएसटी कटौती की मांग अभी भी अधूरी है।